अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें हमने लास्ट क्लास में व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ डिजीज, व्हाट इज़ अ पैथोजन, टाइप्स ऑफ डिजीज डिस्कस किया था। और हमने स्टार्ट की थी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं। हमने इसमें बैक्टीरियल डिजीजेस शुरू की थी जिसके लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी लर्न की थी और उस ट्रिक के थ्रू हमने सारी बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम याद करे थे। ट्रिक में जो दो फर्स्ट वर्ड्स थे वो दो डिजीजेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हमने करा था करीना कपूर जिसका नाम बेबो है, सो बेबो कॉल्ड, बेबो से ब्यूबोनिक प्लेग एंड कॉल्ड से कॉलेरा, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेबो कॉल्ड दीपिका, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड वन दैट इज दीपिका से डिप्थीरिया। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीजेस, कॉमन वंस। एंड नाउ टुडे हम दो पढ़ चुके हैं, प्लेग एंड कॉलेरा। थर्ड इज दीपिका से डिप्थीरिया। नाउ डिप्थीरिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से ही होगी। तो आइए पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट लिख लेते हैं। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन का एक ही मतलब होता है, तो अब हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे। कॉजेटिव एजेंट है इसका एक बैक्टीरिया जिसका पूरा नाम है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। सो इट इज कॉरिनी बैक्टीरियम और स्पीशीज है डिप्थेरी। राइट नाउ ये जो बैक्टीरिया है ये भी बैसिलस है यानी रॉड शेप्ड है और ये भी नॉन मोटाइल है। अभी तक हमने सिर्फ कॉलेरा का बैक्टीरिया मोटाइल पढ़ा है, विब्रियो कॉलेरी, बाकी नॉन मोटाइल पढ़े हैं। सो दिस इज रॉड शेप्ड नॉन मोटाइल। नाउ ये बैक्टीरिया जो है, ये जो डिजीज है डिप्थीरिया, ये मेनली बच्चों को अफेक्ट करती है 2 से 5 साल के, और ये भी एक एपिडेमिक की तरह फैल सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। सो दिस ये क्वेश्चन आता है मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन ऑफ 2 to 5 years, बट अडल्ट को भी अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हमने मेनली लिखा है, हमने ओनली नहीं लिखा है। इट कैन अफेक्ट अडल्ट ऑल्सो, बट मेनली 2 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं? एक बच्चे जिसके डिप्थीरिया का बैक्टीरिया जिसके अंदर है, पहले तो हम समझते हैं ये कहाँ होता है ताकि हमें समझ आ जाए। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारी जो नोज और जो माउथ है, थ्रोट है, गला है, उसकी टॉन्सिल्स हैं, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इंफेक्शन कॉज करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जब इंफेक्शन होगा तो वहां से बहुत सारा मटेरियल ऊज आउट होने लगता है। हम जानते हैं कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है मेम्ब्रेन में तो वहां पे मटेरियल का ऊजिंग आउट होने लगती है, प्रोडक्शन होने लगता है। जैसे कोल्ड में भी यही होता है, इट्स अ वायरल डिजीज। हालांकि म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है तो बहुत सारा नेजल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होने लगता है जिसके कारण से नोज ब्लॉक हो जाती है उस डिस्चार्ज से, या रनिंग नोज होने लगती है। तो ऐसे ही यहां पर भी होता है, नोज, थ्रोट मेनली एंड टॉन्सिल्स, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी। वहां से जो डिस्चार्ज निकलता है वो जुखाम की तरह रनिंग वाला नहीं होता, पतला नहीं होता, वो सेमी सॉलिड होता है। और वो क्या करता है, जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस आपको याद है, थ्रोट, लैरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग है एयर पैसेज की, वहां ब्लॉक कर देता है। वहां पर एक टफ मेम्ब्रेन जमा हो जाती है, एक पपड़ी जैसी जमा हो जाती है, उसे सूडो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फॉल्स मेम्ब्रेन। ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, सूडो मेम्ब्रेन इज फाउंड इन विच डिजीज। तो सूडो मेम्ब्रेन ये एक टफ मेम्ब्रेन बन जाती है, और जैसे वो मेम्ब्रेन बनेगी तो प्रॉपर एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सफोकेशन होगा, और choking से, suffocation से that child will die, right? So what does it do? It affects mucous membrane of nose, throat, very very important, throat, tonsil etc. But main जो हमें यहाँ याद रखना है वो throat याद रखना है, right?
और इसे अफेक्ट करेगा तो यहां से सेमी सॉलिड मटेरियल, ये जो मेम्ब्रेन है यहां से ऊज आउट होगा, और ये जो सेमी सॉलिड मटेरियल है ये डिपॉजिट हो जाएगा, इट डिपॉजिट्स एज टफ मेम्ब्रेन या सूडो मेम्ब्रेन ओवर ग्लॉटिस, ये जो छेद है, या हम ये कहें जो एयर पैसेज है उसकी जो ओपनिंग है, यानी ग्लॉटिस की ही बात कर रहे हैं, वहां पे जमा हो जाएगा एंड ब्लॉक्स इट, राइट। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। सूडो मेम्ब्रेन या टफ मेम्ब्रेन ग्लॉटिस के ऊपर, एयर पैसेज के ऊपर फॉर्म होके उसे ब्लॉक कर देगी, और जब ये ब्लॉक हो जाएगा देन चाइल्ड डाइज। पूछते हैं डिप्थीरिया में डेथ किसके कारण होती है? सफोकेशन के कारण। CO2 बाहर ही नहीं निकल पाएगा, हाइपर कैप्निया हो जाएगा, सो ड्यू टू सफोकेशन द चाइल्ड डाइज, राइट। तो अगर इस बच्चे के थ्रू इन्फेक्शन होना है, दूसरे बच्चे में पहुंचना है, तो कहां से ये बैक्टीरिया निकलेगा? जहां पर ये प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? नोज में, तो अगर वो छींकेगा तो स्नीजिंग के थ्रू निकल सकता है। थ्रोट में है तो अगर वो कफ करेगा, खांसेगा तो निकल सकता है, या इवन अगर वो बात करेगा तो निकल सकता है, यानी एयर के थ्रू स्प्रेड होगा। फूड, वाटर, फ्लाई इसके थ्रू स्प्रेड नहीं हो रहा है। कॉलेरा वाला बैक्टीरिया वाटर के थ्रू हो रहा था, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। प्लेग वाला फ्ली के थ्रू हो रहा था, ये कैसे होगा? एयर के थ्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। कैसे ट्रांसमिट होगा स्टूडेंट्स? एयर ड्रॉपलेट से। इसे ही एरोजॉल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, राइट। एयर के थ्रू, स्नीजिंग, कफिंग, इसके थ्रू ये बैक्टीरिया दूसरे बच्चे की बॉडी में एंटर कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये भी बहुत क्विक डिजीज होती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्फेक्शन से लेके पहला सिम्टम जो अपीयर होता है उसके बीच का टाइम। हम शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड सबको लिखेंगे 2 to 5 डेज। तो ये भी 2 से 5 दिन में ही बच्चे को सिम्टम्स आने लग जाएंगे। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, यानी ये भी कैसी है? एक्यूट डिजीज है। नाउ क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? डेथ की बात नहीं कर रहे हम, पहले बच्चे में क्या सिम्टम्स आएंगे? इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही, सो फीवर। अब यहां पे गले में इन्फेक्शन है तो क्या होगा? गला खराब होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, गले में दर्द होने लगेगा, आवाज नहीं निकलेगी, खांसी होगी, ये सब कुछ होगा, सोर थ्रोट। देन देयर विल बी कफिंग, कफ, राइट, ऑल दिस विल हैपन। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बनती जा रही है नोज में, थ्रोट में, सो सांस लेने में तकलीफ होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड में भी ये सब कुछ होता है, बुखार आता है, खांसी आती है, गला दर्द होता है, गला सूजता है, लेकिन ये ब्रीदिंग में डिफिकल्टी पर्टिकुलरली बहुत तेजी के साथ होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड फाइनली डेथ हो सकती है सफोकेशन के कारण। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, डिजीज पढ़ते हैं, तो उसका ऑर्गेनिज्म वो कहाँ रहता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी बॉडी में कैसे आता है, क्या सिम्टम्स कॉज करता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, और फिर वो एपिडेमिक फॉर्म भी ले सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत जल्दी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, और एवरीबडी कैन बी अफेक्टेड। किसी सपोज करिए कोई स्कूल में है तो बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं एक साथ, एपिडेमिक का फॉर्म ले सकता है। तो अब हम क्या करें इसके प्रिवेंशन के लिए? प्रिवेंशन के लिए स्टूडेंट्स इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन में ट्रिपल वैक्सीन आता है, जिसे DPT वैक्सीन बोलते हैं। ये 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही 1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, विद इन 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, इट शुड बी इंजेक्टेड।
1.5 महीने का जब बच्चा हो उसके पहले पहले, बर्थ से लेके 6 वीक्स तक, विद इन 6 वीक्स आफ्टर बर्थ ये वैक्सीन लगाना चाहिए। ये 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। वन इज डिप्थीरिया जो हमने अभी डिस्कस किया, हम अब आगे पढ़ेंगे पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और आपने सुना होगा टेटनस। इन तीनों के अगेंस्ट एक ही वैक्सीन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स जैसे ही सिम्टम अराइज हुआ, अगर उसके पहला सिम्टम अगर वो टाइमली डायग्नोज हो गया और 24 घंटे के अंदर अंदर हम रेडीमेड एंटीबॉडी यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दें, जिसमें एंटी डिप्थीरिया सीरम आता है, किसी दूसरे एनिमल में हमने डिप्थीरिया का बैक्टीरिया डाला, उसके इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई, उन एंटीबॉडीज को हमने बाहर निकाला और रेडीमेड एंटीबॉडी अगर हम ऐसे बच्चे को डाल दें, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कुछ टाइम लेगा एंटीबॉडी बनाने में, उतना टाइम नहीं है, ये डिजीज बहुत बड़ी किलर है, तो हम रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर दे दें जिसे कहते हैं एंटी डिप्थीरिया सीरम, बट ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही दे सकते हैं सिम्टम अपीयर होने के, उसके बाद फिर ये काम नहीं करेगा, ये इतना तेजी से डैमेज करता है। So this is useful only for 24 hours after onset of symptom. Only for 24 hours अगर हम दे दें, only within 24 hours I should write, 24 घंटे के अंदर अंदर तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और सिरम का मतलब ही होता है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, इसमें बच्चे के इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं करना है, रेडीमेड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। सो ये तो प्रिवेंशन है, बचाव है। वैक्सीन जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, हम बहुत थोड़े से अमाउंट में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर डालते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखता है, ताकि अगर कभी वो बैक्टीरिया अटैक करे तो हमारे पास एंटीबॉडीज तैयार हों। ये ट्रीटमेंट डिजीज होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, अदरवाइज हमारा एक ही होप है, एंटीबायोटिक से हम कोशिश कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। एंड लास्ट में इसका कोई टेस्ट अगर है जिससे कि हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो इसका डायग्नोसिस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डीपीटी वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है। शिक टेस्ट होता है, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इसकी डिटेल्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। शिक टेस्ट से हम डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा डेफिनेटली हम स्पुटम जो थूक है, बलगम जो है, उसको अगर हम कल्चर करें तो भी हमें ये बैक्टीरिया मिल जाएगा, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर टेस्ट अगर है तो बात कर रहे हैं, अदरवाइज ब्लड में, स्पुटम में वो बैक्टीरिया मिल ही जाएगा। सो दिस इज अबाउट द थर्ड डिजीज, दैट इज डिप्थीरिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने 3 डिजीजेस अभी तक पढ़ी, हमारी ट्रिक थी बीबो यानी कि बिबोनिक प्लेग, कॉल्ड यानी कॉलेरा, दीपिका यानी डिप्थीरिया, और क्या कहा था बेबो ने दीपिका को? लेजी, सो लेजी से लेप्रेसी। So now the next bacterial disease is leprosy, जिसे कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके बैक्टीरिया को हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हैंसन्स डिजीज इज या लेप्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड। सो जहां भी 2 नाम अगर है तो आपको दोनों नाम आने चाहिए। नाउ सबसे पहले वही सेम कॉजेटिव एजेंट, यानी इसका पैथोजन। इसका पैथोजन है बैक्टीरिया, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये इसका बैक्टीरिया है जो ये कॉज करता है। अब लेप्रेसी या कुष्ठ रोग या कोढ़, इसको लेके हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल स्टिग्मास भी हैं। कोढ़ियों को ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिजीज़ स्प्रेड होती है, इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो उन्हें सेपरेटली आइसोलेटेड रखा जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज़ है इसका एक मेन फीचर जो आपको याद रखना है वो ये है, हम जितनी भी डिजीज़ पढ़ेंगे उनमें ज़्यादातर
का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, यानी वो बहुत जल्दी एक्यूट डिजीज शो करती है, 2 to 5 days। कुछ पढ़ेंगे जिनका वीक्स में होता है, जैसे टेटनस हो गया, टीबी हो गया, कुछ हफ्ते लगते हैं। बट लेप्रेसी जो है ये एक बहुत लंबी डिजीज है, 2 से 5 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बैक्टीरिया ने जब बॉडी के अंदर आया और जब पहला सिम्टम अराइज हुआ उसके बीच में बहुत लंबा टाइम हो सकता है। इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। दैट इज, इट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज। कितनी क्रॉनिक है ये? इसका इंक्यूबेशन पीरियड सालों में होता है, अभी तक हमने सब डेज में पढ़ा था। इट इज 2 to 5 years, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ये जो बैक्टीरिया है ये मेनली स्किन को अफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, और हमारी जो नर्व्स होती हैं पेरीफेरी की, कोढ़ कुष्ठ रोग में मेनली आपने देखा होगा क्या होता है, घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, और पूरे बॉडी पे वाइट वाइट से पैचेस बन जाते हैं। हाइपोपिगमेंटेड, कैसा पिगमेंटेशन है? कम है, यानी लाइट कलर के स्किन पे पूरी पैचेस बन जाते हैं। और जहां जहां की नर्व्स डैमेज हुई हैं, स्टूडेंट्स हमें जो पेन होता है जब कोई पिंच करता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पेरिफेरल जो नर्व्स हैं स्किन की, वो सेंसेशन लेके जाती हैं ब्रेन तक, तो हमें पेन फील होता है। बट यहाँ पर ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, तो आप अगर उनको पिंच भी करोगे दे विल नॉट फील एनीथिंग, यानी कि देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया। जनरली फिंगर्स, पाँव की और हाथ की उंगलियां यानी फिंगर्स एंड टोज जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है। कोढ़ी अगर आपने नॉर्मली मूवीज में भी देखा होगा, उसके इस तरह से हाथ वगैरह दिखाते हैं और यहाँ छाले रहते हैं, पस वगैरह निकलता रहता है उनसे, पूरी बॉडी पे रैशेस होते हैं, ये टिपिकल उसके सिम्टम्स होते हैं, राइट। कैसे ये फैलता है? ये वो पर्सन अगर छींके, खांसे, बात करे तो भी जो डिस्चार्ज उसका निकल रहा है वो डायरेक्ट अगर किसी पर्सन की बॉडी में चला जाए, या उसके जो लीजन्स हैं स्किन उससे अगर टच हो जाए तो भी ये डिजीज हो जाती है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ काफी लंबा कांटेक्ट होना चाहिए तब ये ट्रांसमिट होता है। सो नाउ लेट्स राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहले इट अफेक्ट्स स्किन। हम जानते हैं चमड़ी, चर्म रोग होता है ये लेप्रेसी एक, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेरीफेरल नर्व्स, तभी इसमें सेंसेशन का लॉस हो जाता है। पेरीफेरल नर्व्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरीफेरल नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स विल बी, पहले तो पैचेस होंगे स्किन पे, कैसे हैं? लाइट कलर के। सो हाइपो, कम मतलब, हाइपो पिगमेंटेड स्किन पैचेस, राइट। देन लॉस ऑफ सेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कुछ फील ही नहीं होगा, आप उसको नोचें, पिंच करें, कुछ भी नहीं, कोई ठंडा गरम गिर जाए, कुछ भी फील नहीं होगा। सो लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया, ये तो मेन सबसे पहले होगा। उसके बाद में चिकत्ते होना, रैशेज होना, फिर पस्ट्यूल्स हो जाना, पस से भरे हुए। देन लिम्स, जो फिंगर्स हैं उनकी डिफॉर्मिटी, सो डिफॉर्मिटी ऑफ डिजिट्स बहुत कॉमन है, एक्सेट्रा, और भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये और ये लॉस ऑफ सेंसेशन, ये दो याद रखने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन है बाय प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट with the patient, with the diseased person. Discharge from nose, then mouth, even speaking, अगर वो बात कर रहा है, या जो उसका स्किन लीजन है उससे कांटेक्ट हो जाए, उन सब जगह से जो भी डिस्चार्जेस निकल रहे हैं उनके थ्रू ये वन पर्सन से अदर पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है।
प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील राइट मोर. सो इस तरह के सिम्टम्स इस पेशेंट में दिखते हैं. बहुत सारे सोशल स्टिग्मास अटैच हैं. इसको छूत की बीमारी भी कहा जाता है, या कुछ और भी अल्सर्स भी हो सकते हैं, राइट, नोड्यूल्स हो सकते हैं, फुंसियां, वो सब कुछ हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने इसके सिम्टम्स पढ़े, इसका ट्रांसमिशन पढ़ा. अब इस डिजीज को हैंसन्स डिजीज क्यों बोलते हैं ये पूछते हैं. दिस इज कॉल्ड हैंसन्स डिजीज बिकॉज दिस बैक्टीरियम was discovered by Hansen. इसीलिए इसे हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, बाय हैंसन. जनरली अगर पेरेंट्स को लेप्रेसी है तो बच्चे को फिर उनसे दूर रखा जाता है बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड. नाउ इसके अगर हम डायग्नोसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो लेप्रोमिन टेस्ट आता है जिसके थ्रू हम इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है. देन इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, आजकल इसका ट्रीटमेंट है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मल्टी ड्रग थेरेपी है, मेनली DDS, दैट इज डाई अमीनो डाइफिनॉल सल्फोन. डैप्सॉन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, डैप्सॉन. इससे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. मल्टीपल ड्रग्स हैं ये. टीबी और लेप्रेसी दोनों की मल्टीपल ड्रग थेरेपी होती है, कई सारी मेडिसिन एक साथ दी जाती है. सो इट्स बेसिकली अ मल्टी ड्रग थेरेपी. वैक्सीन अभी इसका नहीं अवेलेबल है, राइट. सो दिस इज अबाउट लेप्रेसी. यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट द नेक्स्ट डिजीज. सो दिस इज अबाउट लेप्रेसी. यहाँ स्टूडेंट्स इसको डाइफिनॉल या डाइफिनाइल भी कहते हैं. नाउ हमने पढ़ा बेबो, कॉल्ड, दीपिका, लेजी इन द पार्टी. सो द नेक्स्ट डिजीज इज पार्टी, दैट इज परट्यूसिस. परट्यूसिस, परट्यूसिस का एक और नाम है, इसे काली खांसी कहते हैं, दैट इज वूपिंग कफ. वूपिंग कफ, काली खांसी, हिंदी में इसका कॉमन नेम है. सबसे पहले आइए हम इसका बैक्टीरिया लिखते हैं, यानी कॉजेटिव एजेंट. ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बॉर्डेटेला परट्यूसिस. बॉर्डेटेला परट्यूसिस, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. ये भी डिप्थीरिया की तरह डीपीटी वैक्सीन होता है. डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस तीनों के लिए सेम वैक्सीन है. डिप्थीरिया भी बच्चों को अफेक्ट करता है, ये भी बच्चों को अफेक्ट करता है. इट इज अ वेरी डेडली डिजीज फॉर चिल्ड्रन. बहुत बच्चों की जान जाती है इस डिजीज से. सो इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन. डिप्थीरिया और परट्यूसिस दोनों ही डेडली डिजीज है, यानी जानलेवा डिजीज है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. डिप्थीरिया एंड परट्यूसिस बोथ, दोनों के लिए कॉमन वैक्सीन होता है. वही जन्म से 6 हफ्ते के अंदर अंदर डीपीटी वैक्सीन इसके बचाव के लिए लगाया जाता है. नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है. आप ऐसा याद रख सकते हो, खांसी नॉर्मली 2-4 दिन में ये हो जाती है हमें इन्फेक्शन के बाद ही, बट ये काली खांसी है याद रखने का तरीका, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 15 days, स्लाइटली लॉन्गर, राइट. नाउ इसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी लक्षण क्या होंगे स्टूडेंट्स. ये मेनली किसको अफेक्ट करेगी, खांसी है तो किसको करेगी, रेस्पिरेटरी पैसेज को, नोज, थ्रोट, वही सेम जो डिप्थीरिया में हो रहा था. सो अफेक्ट्स सेम वही, रेस्पिरेटरी पैसेज, नाम ही है कफ, राइट. सो वेरी इजी टू रिमेंबर. और जब ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करेगी तो क्या क्या सिम्टम्स आने चाहिए. फीवर तो आए गई क्योंकि इन्फेक्शन है, सो फीवर. कफ होगा डेफिनेटली, सो सीवियर कफ, राइट. डेथ हो सकती है. डेथ किसके कारण से हो सकती है, डेथ ड्यू टू, वही अगेन सफोकेशन के कारण से, प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा.
इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ब्लॉकेजेस हो जाएंगे. सो डेथ इज ड्यू टू अगेन वही सेम सफोकेशन, और वी कैन से डिस्ट्रेस, जो सांस नहीं ले पा रहा है. यहां पर एक मेन चीज जो हमें याद रखनी है, जिसके लिए मैंने जगह भी छोड़ी है, यहां पर एक टिपिकल खांसी होती है. इसे काली खांसी क्यों बोलते हैं? जानलेवा होती है इसीलिए काली खांसी बोलते हैं. ऐसी खांसी जो जान ले ले, काली, ब्लैक को हम डेथ के साथ एसोसिएट करते हैं. यहां पे जब बच्चा खांसता है तो जब खांसते खांसते जब वो सांस लेता है तो जैसे एक्चुअली वूप का मतलब ललकार होता है हिंदी में, तो एक तीखी सी आवाज आती है सांस अंदर लेते में. आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि कोई कुत्ता भौंकता है, रोता है जब, या जब कौए की जैसी आवाज होती है, ऐसी आवाज जब वो खांसेगा, तो जब वो बीच बीच में इंस्पायर कर रहा है, सांस अंदर ले रहा है, तो ऐसी टिपिकल एक आवाज आती है. उसी से इसका डायग्नोसिस भी बनता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस. उसको आवाज को वूप कहते हैं, वूप, राइट. सो यहां पर शार्प वूप, ये टिपिकल है वूप, इसीलिए वूपिंग कफ नाम है. वूप का मतलब है इंटेंस, एक तीखी, इंस्पिरेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सांस अंदर लेगा, इंटेंस इंस्पिरेटरी साउंड. ये कैसी हो सकती है? इसको आप क्रो लाइक कह सकते हो या डॉग्स बार्क कह सकते हैं. अलग अलग का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बट कुल मिला के ये तीखी पैनी सी आवाज है, इंस्पिरेशन के टाइम पे टिपिकल होती है, जिसे वूप कहते हैं, इसीलिए इसको वूपिंग कफ कहते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी तो सब कुछ डिप्थीरिया में भी हो रहा है, बट ये इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट. सो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बच्चों में ये डिजीज करता है. 10 से 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, और इसके लिए प्रिवेंशन जो है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है, वही ट्रिपल वैक्सीन, हम बार बार नहीं लिखेंगे, डीपीटी वैक्सीन, दैट इज अ ट्रिपल वैक्सीन, और ये भी वही विद इन 6 वीक्स आफ्टर बर्थ लगा देना चाहिए, विद इन 6 वीक्स आफ्टर बर्थ. सेम जो डिप्थीरिया, सेम एक ही वैक्सीन है, तीनों के अगेंस्ट काम आता है. Treatment would be again same, that is the antibiotics. Please note this down. Now students, before moving to the next disease, हमने यहाँ पर एक चीज़ जो लिखी नहीं है बट मैंने आपको समझा दी है, वो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा. अब आप समझ गए होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज है तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? एयर के थ्रू. सो बाय एयर ड्रॉपलेट और एरोसॉल ट्रांसमिशन. खांसी में, छींक के थ्रू, हवा में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फैल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट हो गया बेबो यानी बिबोनिक प्लेग, कॉल्ड कॉलेरा. आई एम अगेन रिपीटिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर. डिप्थीरिया, लेजी लेप्रेसी, पार्टी पर्ट्यूसिस, और ये जो न्यूज है, सो न्यू से न्यूमोनिया. सो द नेक्स्ट डिजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमोनिया. निमोनिया जो है, आप सबने नाम सुना होगा, आई एम श्योर, ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है. अभी तक जो हमने डिप्थीरिया पढ़ा, जो हमने पर्ट्यूसिस पढ़ा, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही है, नोज, थ्रोट, अपर को. ये लोअर यानी लंग्स को अफेक्ट करती है. लंग्स में भी जो एल्व्यूलाई हैं, जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है, और उसके जस्ट पहले की ब्रोंक्यूल्स जो सबसे पतले टिब्यूल्स हैं, उसके बाद फिर एल्व्यूलाई आता है. उस पूरे पाथ में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा, और वहाँ पर हवा की जगह फ्लूइड भर जाएगा, म्यूकस और लिम्फ इकट्ठा हो जाता है. और जब फ्लूइड भर जाएगा तो एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा. एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, कफ होगा, फीवर होगा, जिसको हम बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर गया, काइंड ऑफ, यू नो, वी से दिस कि निमोनिया में क्या होता है, पानी भर जाता है छाती में, ऐसा बोलते हैं. मतलब लंग्स में जो हवा, एयर वाला पार्ट है नीचे वाला, वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है. देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अगर करेक्ट नहीं किया गया टाइम पे, द पर्सन कैन इवन डाई. सो निमोनिया में सबसे पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट लिख लेते हैं. ये कई बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं. कुछ के नाम हम लिख रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी,
देन डिप्लोकोकस निमोनी, कोकस मतलब राउंड वाले बैक्टीरिया है, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक्सेट्रा, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ये कॉज करते हैं। जनरली इन 3 पर क्वेश्चन आता है, तीनों ही निमोनिया कॉज कर सकते हैं। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड बहुत फास्ट होता है, 1 से 3 दिन, अभी तक का सबसे कम, स्मॉलेस्ट, फटाफट एकदम सिम्टम्स आते हैं। नाउ किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट्स लंग्स, यानी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसे ऐसा लिखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वो भी लोअर। जबकि डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये क्या होते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो ऊपर वाले पैसेज को अफेक्ट करते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सो अफेक्ट्स लंग्स, और लंग्स में भी मेनली एल्वियोलाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर ये तीनों ऑप्शंस हो तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा एल्वियोलाई, पर्टिकुलरली एल्वियोलाई, जहां से गैसियस एक्सचेंज होना है। क्या अफेक्ट करते हैं? ये जो पार्ट्स हैं, दे बिकम फ्लूइड फिल्ड इन्फेक्शन के कारण। फ्लूइड मीन्स म्यूकस, लिम्फ, ये सब भर जाता है इसके अंदर। होना क्या चाहिए? हवा होना चाहिए खाली, ताकि एक्सचेंज हो सके एयर का। तो जब ये फ्लूइड फिल्ड, क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर हम समझते जाएं तो रटने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे बताइए? फीवर तो आएगा ही, कफ आएगी, खांसी आएगी, कफ, फीवर है तो वीकनेस हो गई, वो तो आप लिख ही सकते हो। यहां पर और क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि O2 CO2 एक्सचेंज अफेक्ट होगा, राइट? और अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? O2 CO2 बराबर एक्सचेंज नहीं हो रही, सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच रही, CO2 बाहर नहीं निकल रही, तो साइनोसिस हो जाएगा। आपको याद है ब्लूइश डिस्कलरेशन, जो नाखून है वो नीले पड़ सकते हैं, होठ नीले पड़ सकते हैं। सो लेटर स्टेज में लिप्स, फिंगर नेल्स कैन टर्न ग्रे, ब्लू, यानी साइनोसिस हो सकता है एक्सेट्रा। इट कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन। यही कॉमन पॉइंट्स है जो हम हर डिजीज में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन अब आप बताइए कैसे होगा? लंग्स में है तो कैसे होगा? खांसी या छींकने के थ्रू, यानी एयर। सो अगेन एयर बॉर्न है, एयर ड्रॉपलेट, एरोसोल, कोई भी नाम लिखिए, एक ही बात है। नाउ ट्रीटमेंट क्या होगा? वही सेम, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स। देन प्रिवेंशन, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। किस किस के अगेंस्ट है? जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, जो निमोनी के कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। सो देयर इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। और एक स्टूडेंट्स, ये जो हीमो इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे HIV वैक्सीन कहते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बहुत सारे तरह के होते हैं, बी वाली वैक्सीन जिसे HIV वैक्सीन कहते हैं, वो भी अवेलेबल है। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज है न्यूज केम ऑन स्टार प्लस, तो स्टार का S, दैट इज स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर जो है, सबसे पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट लिख देते हैं। ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस, राइट? नाउ ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, या फेरिंग्स जो एरिया है और अपर रेस्पिरेटरी एरिया है, यानी नोज, टॉन्सिल्स, थ्रोट, वो वाला जो अपर पार्ट है। सो इट अफेक्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फेरिंग्स।
अब आप मुझे बताइए, अगर ये फेरिंग्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? वही एयर से, एक तो एयर ड्रॉपलेट, राइट, और एरोजोल। फेरिंग्स है तो कफ के थ्रू, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो कफ एंड स्नीजिंग, इन सब के थ्रू। नाउ सिम्टम्स क्या होंगे? अगेन वही सेम, बुखार आएगा, फीवर होगा, वीकनेस होगी, कफ होगा, ये सब तो होता ही है। साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और उनमें पिंपल्स आ जाते हैं, जैसे गूज पिंपल बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड रैश। कैसा रैश होता है ये? पिंपल की तरह। इट इज अ टिपिकल गूज पिंपल ऑन स्किन विदिन 12 to 24 hours। एक ही दिन में पिंपल आ जाता है। बुखार तो आएगा ही, लेकिन साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन भी इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेरिंग्स तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है स्कारलेट फीवर में। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वैक्सीन्स नहीं है इसके लिए, ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक होगा, सो वी आर नॉट राइटिंग। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसका डायग्नोसिस पे आता है, इसके लिए डिक टेस्ट अवेलेबल है। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट था, इसके लिए डिक टेस्ट है। आपको इसमें ये पता होना चाहिए, डिक टेस्ट, that this is the diagnostic test for scarlet fever. Please note this down. Now students, next जो disease है, हमने स्टार प्लस पढ़ा था, तो स्टार में S से तो स्कारलेट फीवर हो गया और T से था टेटनस। टेटनस बहुत कॉमन डिजीज है। कॉमनली अगर आपके घर में भी कभी कोई चाकू से, शार्प ऑब्जेक्ट से कट जाए, जंग लगा हुआ लोहा हो, या रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तुरंत टेटनस के इंजेक्शन लगाया जाता है, आपने सुना होगा। प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ डे टू डे लाइफ। आप सबको इसका नॉलेज होना ही चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम है लॉक जॉ डिजीज। क्यों है वो अभी समझ आ जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स डिजीज का, स्मॉल डी एंड स्मॉल एस, बट आपको स्कूल में पूरा ही लिखना है, यू डोंट हैव टू फॉलो शॉर्ट फॉर्म्स। टेटनस जो है, आइए सबसे पहले हम इसका कॉजेटिव एजेंट लिख लेते हैं, पैथोजन। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, एंड दिस इज एनारोबिक। ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी ये बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन इट सर्वाइव्स। दिस इज एनारोबिक, बैक्टीरिया ही है, हम सारी बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ रहे हैं अभी। ये बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है बॉडी में? कोई कट हो, कोई बर्न हो या कोई घाव हो, उसके थ्रू एंटर कर जाता है। और कहाँ रहता है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया जनरली, एक तो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो सॉइल होती है मिट्टी में मिलता है। कैसे मिलता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया बिना उन्हें हार्म करे जिंदा रहता है, जैसे हॉर्स के अंदर। तो जब ये एनिमल्स की डंग, जब ये फीसेस पास करते हैं, तो इनकी जो डंग होती है वो सड़क पे गिरेगी, वो मिट्टी के साथ उस मिक्स हो जाती है, उसमें इसके स्पोर्स रहते हैं। इसीलिए जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो छिलेगा आपको, यानी कट होगा, प्लस मिट्टी लगी है, उस मिट्टी में हो सकता है इस बैक्टीरिया का स्पोर हो, वो उस कट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और डिजीज कॉज कर दे। तो इसीलिए टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, रेडीमेड इंजेक्शन लगाते हैं, हम अभी बात करेंगे। तो यानी कि ये रस्टेड ऑब्जेक्ट्स पे रहता है, यानी जिनमें जंग लगी हुई है, ये सॉइल के अंदर मिलता है, यानी रोड साइड पे मिलेगा। दीज आर द कॉमन प्लेसेस वेयर इट इज फाउंड। सो इट लिव्स ऑन rusted objects, soil, etc. Now, कैसे ट्रांसमिट होता है? एंटर कैसे करेगा बॉडी में? ट्रांसमिशन, कोई कट हो बॉडी में उसके थ्रू, सो थ्रू ओपन वूंड, खुला हुआ घाव हो, कट हो,
या कोई बर्न हो, जला हुआ है, तब भी हमारा अंदर एक्सपोज्ड है, बर्न, या अगर सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेराइल नहीं है, वहां भी ये मिल सकता है, या उनमें जंग लगी हुई है. सो इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसीलिए स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह कराना. नहीं तो पहले के ज़माने में जब दाइयाँ करती थी तो घर के ही जो चाकू वगैरह दे देते थे अम्बिलाइकल कॉर्ड कट करने के लिए या कट लगाने के लिए, और वो सब कुछ टेटनस का कॉज होता था. सो दीज आर सम ऑफ द वेज. मेन हमें याद रखना है ओपन वूंड एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके थ्रू ये बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. नाउ ये क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक जहरीला सब्सटेंस जिसे टेटेनोस्पाज्मिन कहते हैं. सो इट रिलीज टॉक्सिन. कौन सा? इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, डिफिकल्ट नहीं है. टेटनस का बैक्टीरिया है तो टेटेनोस्पाज्मिन. ये न्यूरोटॉक्सिन है. अब मैं यहां लिखती हूं, न्यूरोटॉक्सिन मीन्स ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे अटैक कर देता है. सो दिस अटैक्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है. ये जो टॉक्सिन है, जहरीला सब्सटेंस है. दिस इज अ क्वेश्चन. टॉक्सिन का नाम, और ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं. नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होगा तो मसल में स्पाज्म हो जाएगा. ये मेनली स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है. सबसे पहले जॉ की मसल्स जाती हैं और नेक की मसल्स. स्पाज्म हो जाएगा, अकड़न आ जाएगी, तो नेक स्टिफ हो जाएगी, ऐसी गर्दन, और जॉ ऐसा, जॉज लॉक हो जाएंगे. बोलने में, निगलने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, चबाने में. यही तो एक्शन होता है, दिस एक्शन. ये जॉ लॉक हो गया, यहां से अकड़ गया, मसल ही अकड़ गई तो जबड़ा हिल नहीं पाएगा. नेक अकड़ गई, कॉमन. पीठ अकड़ जाती है तो ऐसी बो लाइक, धनुष बाण जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको लॉक जॉ बोल रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन? अफेक्ट्स मेनली स्केलेटल मसल. ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है. जो हमारी कंट्रोल वाली है, वॉलेंट्री मसल, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ क्वेश्चन. टेटनस में कौन सी मसल्स अफेक्ट होती है? पर्टिकुलरली स्पेशली जॉज एंड नेक की जो मसल्स होती है. जॉज मीन्स पूरे फेस की हो जाती है बाद में, बट शुरू में सबसे पहले जॉज एंड नेक की. ये इंपॉर्टेंट है. इनका क्या हो जाएगा? पेनफुल स्पाज्म, अकड़ जाएंगी और बहुत दर्द वाला अकड़ेंगी. सो पेनफुल स्पाज्म ऑफ मसल, वेरी इंपॉर्टेंट. पेनफुल होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है. स्पाज्म क्या होगा? जॉज अकड़ जाएंगे तो देयर विल बी डिफिकल्टी इन च्यूइंग, swallowing, स्पीकिंग एक्सेट्रा. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लॉक जॉ डिजीज. जॉज क्या हो गए? लॉक हो गए. नेक अकड़ जाएगी, सो देयर विल बी स्टिफ नेक. धीरे धीरे और भी मसल्स इन्वॉल्व हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली ये मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. और अगर हम स्वैलोइंग नहीं कर पाएंगे, च्यूइंग नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, दिस विल कॉज प्रॉब्लम. और धीरे धीरे और भी मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? यू नोट दिस डाउन, फिर हम इसको और पढ़ते हैं. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है स्टूडेंट्स, वो 4 days से लेकर 3 to 4 weeks तक हो सकता है. कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक अलग अलग इंसान में वेरी करेगा. इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जॉज एंड नेक की. न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, कट वुंड्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम का एनारोबिक बैक्टीरिया. ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. नाउ ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ एनिमल्स में, जैसे हॉर्स के अंदर रह सकता है विदाउट कॉजिंग हार्म. सो कैन लिव इन हॉर्स विदाउट
harm. तो ऐसे हॉर्स या ऐसे एनिमल्स जब अपने डंग प्रोड्यूस करेंगे तो वो स्पोर्स मिट्टी के अंदर रहेंगे, मैन्योर खाद में रहेंगे, और फिर जब कोई एक्सीडेंट होता है या गांव में कॉमनली मिट्टी लगा देते हैं वूंड पे, आपने देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में मिट्टी लगाता है, बोलता है मिट्टी लगा दो, तो एक्चुअली उस मिट्टी से टेटनस हो सकता है, क्योंकि उस मिट्टी में हो सकता है वो स्पोर्स हो, और वो स्पोर्स टेटनाई के जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे वो एक्टिव हो जाते हैं, सालों साल तक 50-60 ईयर्स तक वो स्पोर्स जिंदा रह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. सो दिस ऑल हैपेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, बचाव की, तो इसका वैक्सीन अवेलेबल है जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं. डीपीटी, वही ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वाला. सेम अगेन वही जन्म के 6 हफ्ते के अंदर अंदर लगाते हैं. देयर इज डीपीटी वैक्सीन. इसमें मेनली जो वैक्सीन है वो पूरा टेटनाई किल करके नहीं डालते. टेटनस टॉक्सॉइड जो है उसके खिलाफ वो वैक्सीन इसका बना होता है, टॉक्सॉइड का, क्योंकि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस है. पूरा का पूरा बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो हार्मफुल है. तो टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाया जाता है. और वैक्सीन हमेशा कैसी इम्यूनिटी देता है? एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करके रखेगा ताकि आगे जब इन्फेक्शन हो तो फाइट कर सके. दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. ये तो हम पहले ही, टेटनस का वैक्सीन 1 साल तक काम करता है. टीपीटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो लगवाना ही है, बट अदरवाइज भी हर साल टेटनस टॉक्सॉइड के वैक्सीन आते हैं जो 1 साल तक फंक्शनल होते हैं, यूजफुल होते हैं बॉडी के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे डॉक्टर्स हैं, हम लोग हर साल वी टेक टेटनस वैक्सीन बिकॉज वी आर एट हाई रिस्क, वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हॉस्पिटल. सो कट, कोई भी सपोज छोटा सा यहाँ पे कोई कट है घर में चाकू का लगा हुआ, और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसमें टेटनस है, उस पेशेंट को है, उससे वो इंस्ट्रूमेंट में आ गया, वो इंस्ट्रूमेंट टच हो गया, ग्लव्स थोड़ा सा कट गया, उससे वो अंदर चला गया, इन्फेक्शन कैन हैपन. सो टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर अवेलेबल. बट अगर सपोज कट गया है, डिजीज हुई कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कट गया है, तो हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? अब तो हमें पता है कि हो सकता है वो बैक्टीरिया अंदर चला गया है, तो हमें रेडीमेड एंटीबॉडी देनी पड़ेगी. दैट इज एंटी टेटनस सीरम, जैसे हमने एंटी डिप्थीरिया सीरम पढ़ा था. सो इफ कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, इसीलिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से कटते हैं आप, तो जो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं वो एक्चुअली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज लगवाई जाती है. सो इफ और आफ्टर कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, तब हम वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, तब हमें एंटी टेटनस सीरम, जो ऐसे ही एनिमल के अंदर डाल के और वहाँ से रेडीमेड एंटीबॉडीज निकाली हुई हैं, ATS करना पड़ता है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रेडीमेड इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ये पैसिव है. और अगर कट नहीं हुआ है, बिफोर कट यानी प्रिकॉशनरी मेथड, तो हम ये टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन लगाते हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. राइट. सो दिस इज अबाउट टेटनस. प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी कॉमनली टेटनस टॉक्सॉइड का TT इंजेक्शन बोलते हैं, वो टेटनस टॉक्सॉइड लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक कट नहीं लगा है तो हम ये लगाएंगे. कट लग गया है तो फिर हमें डायरेक्ट एंटीबॉडी देनी पड़ेगी. सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड द नेक्स्ट डिजीज. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा बिबॉनिक प्लेग, बेबो, कॉल्ड, दीपिका, दैट इज कॉलेरा, डिप्थीरिया, लेजी का लेप्रेसी, in the party that is pertussis, news यानी pneumonia, came on star that is scarlet fever and tetanus, और TB. अब हम पढ़ रहे हैं TB, और TB से हमने पढ़ा था TB that is tuberculosis. I'm sure आप सब ने ये नाम अपनी जिंदगी में सुना ही सुना होगा. So now we are dealing with the next very very important disease. बहुत questions आते हैं, that is TB. TB means tuberculosis. इसे स्टूडेंट्स कंजम्पशन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण था डेथ का इन द वर्ल्ड कुछ टाइम पहले तक, यानी लोगों को कंज्यूम कर लेती थी, मार देता था, इसीलिए इसको कंजम्पशन डिजीज भी कहते हैं. इसके कई और नाम हैं, जैसे कॉक्स डिजीज.
भी इसका नाम है, राइट। सो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द टीबी। आइए सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, बैक्टीरिया है, डेफिनेटली हम वही पढ़ रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका बैक्टीरिया है ना। ये जो बैक्टीरिया है ये लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करता। नॉर्मली हम टीबी से क्या समझते हैं, लंग्स की टीबी, बट केवल लंग्स की टीबी नहीं होती, ये लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, ये स्पाइन को यानी बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, ये इंटेस्टीन को अफेक्ट कर सकता है, ये यूट्रस को अफेक्ट कर सकता है। लाइक मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, गायनेक डॉक्टर हूँ, तो हम लोग कॉमनली इनफर्टिलिटी कॉज होती है, ये फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करके ब्लॉकेड कर देता है, ये यूट्रस को अफेक्ट करके अबॉर्शंस करवा सकता है, मेनी ऑर्गन्स इट कैन अफेक्ट। बट कॉमनली हम जो पढ़ते हैं, हम लंग टीबी पढ़ते हैं, जिसे पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। सो इट अफेक्ट्स लंग्स, देन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, देन इंटेस्टीन को अफेक्ट कर सकता है, स्पाइन यानी बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, जिस एक्सेट्रा। पर्टिकुलरली जो स्पाइन की टीबी होती है स्टूडेंट्स, उसका एक नाम होता है जो आपको पता होना चाहिए। स्पाइन टीबी को पॉट्स डिजीज कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, पॉट्स डिजीज या पॉट्स टीबी। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पाइन वाली, राइट। नाउ हम जो पढ़ेंगे, हम ये लंग्स वाली पढ़ रहे हैं, और लंग्स वाली को पल्मोनरी टीबी कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। सो इट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी टीबी। कैसे होगा इसका ट्रांसमिशन? अब ये लंग्स को अफेक्ट कर रही है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे ट्रांसमिशन होगा। वही सेम, एयर के थ्रू, सो यानी एरोसॉल या बाय एयर ड्रॉपलेट। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल रहता है, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पीपल, different organ which is affected, different people, so it is variable. Now symptoms, यहाँ जो हम सिम्टम्स लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम पल्मोनरी टीबी के लिख रहे हैं। अलग अलग टीबी के अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट कर रहा है, ब्लॉक कर सकता है ट्यूब्स को, आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी, दोनों ट्यूब्स अगर ब्लॉक हो गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। हम पल्मोनरी टीबी की, लंग टीबी की बात कर रहे हैं। वेरी इजी टू रिमेंबर। सबसे पहले फीवर तो आई गई, फीवर आएगा तो थकान होगी। अब लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो खांसी होगी, खांसते खांसते बलगम आएगा, और बलगम में ब्लड आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ब्लड इन स्पुटम, ये एक डिफरेंट है। थूक में, बलगम में ब्लड आ सकता है। देन बहुत वीकनेस हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, और जब ऐसा होगा तो वेट लॉस होने लग जाएगा। सो देयर इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। टीबी का मरीज आपने देखा होगा, अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो, वो टीबी होती है, उसमें शर्मन जोशी के फादर को बिल्कुल दुबले पतले कीकड़े से। सो देयर इज एक्सट्रीम वेट लॉस, कुछ खा ही नहीं रहा है पेशेंट, वीकनेस आ रही है। सो एनोरेक्सिया, वेट लॉस। इसका एक टिपिकल सिम्टम होता है स्टूडेंट्स की शाम होते ही बुखार आने लग जाता है। इसे बोलते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज अगेन यूनिक। सो देयर इज इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। पल्स बहुत बढ़ जाएगी, रैपिड पल्स। जब भी फीवर होता है स्टूडेंट्स तो पल्स बढ़ जाती है। एक एक्सेप्शन है इसका, जो हम लास्ट पढ़ेंगे, टाइफाइड। टाइफाइड में पल्स फॉल होती है, बाकी सब फीवर में पल्स बढ़ती है। सो एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर पे क्वेश्चन आता है, ब्लड इन स्पुटम पे क्वेश्चन आता है, एनोरेक्सिया, ये सब कुछ होगा। नाउ इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे होता है? टेस्ट होते हैं। वैसे तो आजकल ब्लड में भी बहुत सारे टेस्ट आने लग गए हैं। टीबी पीसीआर के थ्रू हम पता कर सकते हैं, टीबी गोल्ड टेस्ट होता है, बट आपके कोर्स में जो है उसे मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट, एमटी। यहाँ पर ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है उसका
कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करके सबक्यूटेनियसली डॉक्टर इंजेक्ट करता है, फिर आपको 2-3 दिन बाद बुलाएगा 48 आवर्स बाद, और फिर वो कितना बड़ा रिएक्शन हुआ है उससे पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं। 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का है तो टीबी पॉजिटिव है, इस तरह से टेस्ट होता है। आपको तो बस ये नाम याद होना चाहिए कि मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है दिस इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नाउ डायग्नोसिस के बाद में इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सिम्टम्स किसने प्रोड्यूस किए हैं। तो एक्चुअली ये जो टीबी है ये बैक्टीरिया भी पूरा हार्मफुल नहीं होता है, जस्ट लाइक टेटनस बैक्टीरिया, ये भी एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे ट्यूबरक्यूलिन कहते हैं, वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, डिजीज कॉज करता है। सो डिजीज बाय टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन का नाम पता होना चाहिए ट्यूबरक्यूलिन। जैसे टेटनोस्पाज्मिन टॉक्सिन का नाम था इन केस ऑफ टेटनाई, यहां पर ट्यूबरक्यूलिन होती है। यू नोट दिस डाउन, देन वील लर्न फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट टीबी। इसमें स्टूडेंट्स एक और सिम्टम इंपॉर्टेंट है, चेस्ट में पेन होगा, क्योंकि जब इतना सारा बलगम होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी हैवीनेस इन द चेस्ट एंड देयर कैन बी चेस्ट पेन ऑल्सो। नाउ व्हाट इज द प्रिवेंशन? ये बहुत अभी भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज। अगर आप में स्पेशली डॉक्टर्स टीबी का टेस्ट कराएं तो सबको ही कुछ ना थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता ही है टीबी का। टीबी के लिए बोलते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी पुअर है तो एकदम से कैच करता है ये इन्फेक्शन, इसीलिए कभी भी भूखे पेट हॉस्पिटल में या क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होगा, आपका इम्यून सिस्टम फाइट आउट नहीं कर पाएगा एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टीबी। पहले तो ये पुअर अनहाइजीनिक एरियाज में ज़्यादा मिलता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या है? इसका वैक्सीन आता है, जस्ट बर्थ पे या वही 6 वीक्स आफ्टर बर्थ बच्चे को लगा दिया जाता है, जिसे BCG वैक्सीन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। BCG वैक्सीन टीबी के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। वैक्सीन हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसका पूरा नाम है बैसिलस, क्योंकि ये एक बैसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, और C और G 2 साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, डिस्कवर किया है, दैट इज कैलमिथी ग्यूरिन। याद रखने का तरीका काला एंड गोरा, कैलमिथी एंड ग्यूरिन, काला गोरा, साइंटिस्ट ने टीबी की वैक्सीन बनाई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वही सेम एंटीबायोटिक्स है, मल्टी ड्रग थेरेपी है, जिसको डॉट ट्रीटमेंट कहते हैं, डॉट थेरेपी कहते हैं। इसमें बहुत सारी ड्रग्स एक साथ दी जाती हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन दी जाती हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। आजकल स्टूडेंट्स आपने कॉमनली अमिताभ बच्चन को रेडियो पे भी बोलते हुए सुना होगा कि टीबी का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो बीच में मत छोड़िए, नहीं तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। और डबल स्ट्रेंथ के साथ एक ऐड आता है उसका कि आपने मेरी मूवीज़ में देखा होगा कि अगर विलेन को हीरो पीटते पीटते छोड़ दे तो वो विलेन दोबारा ज़्यादा ताकत के साथ अटैक करता है, तो वैसे ही वो टीबी के बैक्टीरिया के लिए कहता है। बिल्कुल सही बात है। डॉट्स इसका ट्रीटमेंट है जो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में अवेलेबल है, बिकॉज इट्स अ मास डिजीज, सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट फॉर दिस। दे आर बेसिकली एंटीबायोटिक्स ओनली, राइट, बिकॉज ये बैक्टीरिया है तो डेफिनेटली हम एंटीबायोटिक्स ही देंगे। कुछ बुक्स में इनके नाम वगैरह भी लिखे हैं जो आपके लेवल पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं आना। एंड नाउ वर्ल्ड टीबी डे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of March. This is World TB Day. Direct question है ये, right? So it is transmitted through air as we have discussed. You can see here. हमने pulmonary disease के symptoms देखे, उसका diagnosis देखा, prevention देखा BCG वैक्सीन, treatment देखा by antibiotics, toxin प्रोड्यूस करता है ट्यूबरकुलिन जो फिर ये डिजीजेस कॉज करेगा। पॉट्स डिजीज, कॉक्स डिजीज, कंजम्पशन डिजीज, टीबी, ये इसके कॉमन नेम्स होते हैं। वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नाउ जो हमारा ट्रिक था, बेबो कॉल्ड दीपिका लेजी इन द पार्टी, न्यूज केम ऑन स्टार प्लस टीवी अबाउट देयर टाइट फाइट। टाइट फाइट से है टाइफाइड। सो नाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज, that is typhoid. Please note this down.
Now coming to the next bacterial disease, common bacterial disease, and that is typhoid. Typhoid नहीं students, it is typhoid. Typhoid भी आपने commonly सुना होगा. It is a bacterial disease. Let's talk about it. The important points. टाइफाइड का एक और नाम है स्टूडेंट्स एंटेरिक फीवर. एंटेरॉन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? इंटेस्टीन के लिए, यानी ये बैक्टीरिया कहाँ मिलने वाला है? इंटेस्टीन में. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर. नाउ पहले इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया जो है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. ये कॉजेटिव एजेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये बैक्टीरिया है, वायरस है, ये पता होना चाहिए, जिसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी है. इस पे क्या क्या क्वेश्चन आता है? ये ग्राम नेगेटिव है, देन रॉड लाइक है यानी बैसिलस है, मोटाइल है. ऑल दीज क्वेश्चंस कम्स. साल्मोनेला टाइफी कहाँ मिलता है? इंटेस्टीन में. सो इट लिव्स इन इंटेस्टीन. लेकिन केवल इंटेस्टीन में ही नहीं, ये ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है. सो कैन मूव टू अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड. बट मेन जो क्वेश्चन भी आता है जो हमें पता होना चाहिए वो इंटेस्टीन. तभी इसे एंटेरिक फीवर नाम दिया है हमने. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. अगर कोई भी बैक्टीरिया इंटेस्टीन में रहेगा तो अब बताइए ट्रांसमिशन कैसे होगा? वही सेम, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू. नथिंग टू मेमोराइज. दूषित खाना और पानी के थ्रू वो बॉडी में पहुंचेगा. नाउ इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंदर पहुंचेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा. 1 to 3 वीक्स. हमने टीबी का वेरिएबल पढ़ा, सबसे ज्यादा लेप्रेसी का होता है 2 से 5 साल, और वीक्स में टेटनस का और टाइफाइड का होता है. बाकी सबके डेज में होते हैं, बाकी सब एक्यूट डिजीजेस है. नाउ सिम्टम्स स्टूडेंट्स बहुत इजी है. सिम्टम्स इंटेस्टीन को अफेक्ट कर रहा है, पहले तो इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, राइट? नाउ इंटेस्टीन को अफेक्ट कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और पेट में दर्द होगा. तो स्टमक पेन बोलो या स्टमक एक बोलिए, एक ही बात है, राइट? नाउ कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस बनेगी, हेडेक होने लग जाएगा. सो हेडेक, ठीक है. फिर वीकनेस आएगी. कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट ठीक से खा नहीं पाएगा तो वीकनेस आने लग जाएगी. यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? कांस्टेंट फीवर रहता है. ऐसे हाई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन लगातार 99.2 फीवर बना ही रहता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1. नंबर 2, इसमें पल्स रेट लो हो जाती है, वरना हमेशा फीवर के साथ पल्स हाई होती है. यहां पर ब्रैडीकार्डिया होता है. दैट मीन्स लो पल्स या लो हार्ट रेट या लो पल्स रेट. हार्ट रेट और पल्स रेट एक दूसरे के साथ ही जुड़ी रहती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत क्वेश्चन आता है कि ब्रैडीकार्डिया और कांस्टेंट फीवर इसमें होता है. लेटर स्टेज में अगर इसको ठीक नहीं किया जाए, टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए, तो लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी कि ये इंटेस्टीन में जो वॉल है उसको फाड़ देगा, उसको छेद कर देगा. यानी कि इंटेस्टिनल परफोरेशन. परफोरेशन मतलब छेद कर देना, जिसके कारण से ब्लीडिंग, हैमरेज, ये सब कुछ हो जाएगा, राइट? सो इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ कैन हैपन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेस्टिनल परफोरेशन किस डिजीज में होता है? टाइफाइड में होता है. नाउ प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें, क्या क्या प्रिवेंशन होगा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था अगर कोई भी डिजीज फूड एंड वाटर के थ्रू है तो सेम वही हाइजीन रखिए, आप हाथ वाथ अच्छे से धोइए. देन प्रॉपर सैनिटेशन ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे. देन प्रॉपर कुकिंग, पानी को उबाल के अच्छे से सब्जियों को धोकर, वो सब कुछ हो जाएगा. देन वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, राइट? दिस
all will take care of that. You note this down, then we'll write more. इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है जो ऑलमोस्ट 3 years तक के लिए प्रिवेंशन देता है, 1 shot ऑफ वैक्सीन जो होता है. सो वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर टाइफाइड. नाउ इसका डायग्नोसिस आपको याद रखना है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड और पैराटाइफाइड के लिए. दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है. टेस्ट के नाम याद होने चाहिए, जैसे डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट, टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट एंड टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट. नाउ यहां पर हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है. क्वेश्चन आता है, एक लेडी थी मैरी मेलोन. मैरी मेलोन ये कुक थी बाय प्रोफेशन. शी वॉज अ कुक, प्रोफेशनल कुक. और क्योंकि ये प्रोफेशनल कुक थी और ये टाइफाइड के बैक्टीरिया की बहुत बड़ी करियर थी, इसने बहुत लोगों को टाइफाइड से इन्फेक्ट किया बिकॉज शी वॉज अ कुक. सो द फूड शी यूज टू प्रिपेयर, शी यूज टू ट्रांसमिट नॉट नोइंगली अननोइंगली द बैक्टीरिया इनटू इट. इसीलिए मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी का नाम देते हैं. सो शी वॉज अ करियर of this bacteria, typhoid bacteria. Hence, she is known as typhoid Mary. ये पूछते हैं कि इसे typhoid Mary क्यों बोलते हैं? Because she was a career, and इतना बढ़िया career क्यों? क्योंकि cook थी, तो बहुत लोग इसका खाना खाते थे हाथ का. She was a cook in many prestigious households. So this is important. यहाँ पर students हमने कॉमन बैक्टीरियल डिजीज कवर करी है, बट हमने जो सेकेंड ट्रिक पढ़ी थी, चार्लीज गैंग इज बैड, जिसमें 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं बैक्टीरिया के थ्रू जो होती हैं, दैट इज कैंक्रोइड एंड गोनोरिया. वो अभी हमने रिवाइज नहीं किया, हम उसे ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ चुके हैं. एंड BAD दैट इज बॉट्यूलिज्म, A से एंथ्रैक्स एंड D से बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्रियल डिजीज. ये हमने नहीं पढ़ा है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बट उसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक नोट लिखवाना चाहती हूँ. हमने जब प्लेग पढ़ा था स्टूडेंट्स, ब्यूबोनिक प्लेग, तो उसके बारे में हमने 2 पॉइंट्स हमने नहीं लिखे थे तब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डिजीज, क्योंकि इसमें जो ब्यूबो बनता है फिर उसमें ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लैक कलर का हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक डेथ डिजीज और ब्लैक डिजीज. दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लैक डिजीज कहते हैं इसको. यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसी प्लेग के बारे में कि इसके डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे वेसन स्टेन टेस्ट कहते हैं ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी. आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने 2 मेन कवर की थी, दैट वॉज ब्यूबोनिक प्लेग एंड कॉलेरा. आज हमने डिप्थीरिया पढ़ा, हमने लेप्रेसी पढ़ा, हमने पर्ट्यूसिस दैट इज वूपिंग कफ, काली खांसी पढ़ा. देन वी टॉक्ड अबाउट निमोनिया, देन स्कारलेट फीवर, देन टेटनस, TB एंड टाइफाइड. द रिमेनिंग ones we'll cover in the next class. Till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.